हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को भी कवर करते हैं ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपकी सेक्शन भी कवर होती रहे और आपकी जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है उसकी भी प्रैक्टिस आपकी होती रहे। तो आज भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आज अपनी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले रीड आउट करते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, और इसका जवाब अगर आपको पहले से ही पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बाय क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005, यानी कि 2005 का जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अनुसार इन सेक्शन 459 ऑफ सीआरपीसी द वर्ड लेस देन 10,000 हैज बीन सब्सिट्यूटेड बाय द वर्ड, यानी कि जो 10,000 रुपये जो उसमें बताया गया है सेक्शन 459 सीआरपीसी में, उसे बदलकर कितना कर दिया गया है? क्या उसे 50 रुपीज़ कर दिया गया है, 500 रुपीज़ कर दिया गया है, 100 रुपीज़ कर दिया गया है, 215 रुपीज़ कर दिया गया है? तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सेक्शन 459 के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने इस सेक्शन को पढ़ा है तभी आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा सेकंड, यानी कि जो 10 रुपये वहाँ पर मेंशन किया गया है उसे सब्सिट्यूट कर दिया गया है 500 रुपये से। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार मैं इसको कवर भी करवा चुका हूं। आई होप इसका तो जवाब आपको ज़रूर पता होगा। अगर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मैं सेक्शन भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर ए टर्म मोर देन 3 ईयर इम्प्रिजमेंट इज, यानी कि जब आप सेक्शन 468 को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है तो वहां पर क्या लिमिटेशन ऑफ पीरियड है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर अगर इसके सही जवाब की अगर हम बात करें तो कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपराध जो है वो पनिशेबल है मोर देन 3 ईयर, और 3 ईयर से 3 ईयर तक है, 3 ईयर से कम है या केवल फाइन है, उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है इस सेक्शन के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सेक्शन 468 को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट में एक बारी नज़र मार लीजिएगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस सेक्शन में मिलती है? 438 सीआरपीसी में। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है, कब इसे लागू किया जाता है, क्या बेलेबल ऑफेंस होता है तब लागू किया जाता है, नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती अपराध और जमानती अपराध, या फिर गैर जमानती और जमानती इन दोनों के केसेस में हम एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, या इन सभी में से कोई भी नहीं है। अगर कोई भी अपराध जमानती है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें तो हमें ज़रूरत ही नहीं है एंटीसिपेटरी बेल लेने की, हमें बेल ऑलरेडी मिल जाती है, पुलिस स्टेशन से भी मिल जाती है, कोर्ट से भी मिल जाती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड, गैर जमानती अपराधों में नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, अग्रिम जमानत जो है लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट? क्या स्टेटमेंट है? नो जज और मजिस्ट्रेट शेल ट्राई एनी केस इन विच ही इज पर्सनली इंटरेस्टेड, यानी कि वहां पर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसका ट्रायल स्टार्ट होना है। अब जजेस क्या चाहते हैं कि मैं इसका ट्रायल करूं,
इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसको कोई इंटरेस्ट है, मॉनेटरी रिलीफ मिल रहा है, वट एवर कुछ भी होता है। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग हमारा प्रोविज़न है सीआरपीसी में, सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 479 के अंदर ये चीज़ें बताई गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड। अब हम बात करते हैं आज हमें कौन सी सेक्शन जो है कवर करनी है। तो आज हमें जो सेक्शन कवर करनी है सेक्शन 231, 230 को हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। यह एक ऐसे सेक्शंस हैं, ये जो मैं सेक्शन अभी करवाऊंगा इससे प्रीवियसली सेक्शन आपको पता होने चाहिए। तो मैं एक बारी रिपीट करवा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से सीक्वेंस वाइज चीज़ें जो हैं याद रहें। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसका भी किसी भी तरीके से यहाँ पर लॉस ना हो, उसे भी अच्छे से समझ में आ जाए। चैप्टर 18 जो बात करता है कि किस तरीके से ट्रायल कोर्ट के सेशन कोर्ट के समक्ष जो है ट्रायल चलाया जाएगा, किस तरीके से क्या क्या स्टेप होंगे, क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 225 जो बात करता है कि ट्रायल जो है किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। यानी कि प्रोसिक्यूशन किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, सरकारी वकील के द्वारा। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि क्रिमिनल केस होता है तो स्टेट वर्सेस इस तरीके से होता है, तो स्टेट की तरफ से कौन लड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा। साथ ही यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जब ये स्टार्ट होता है ट्रायल तो यहाँ पर सेक्शन 208 एंड 207 की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। यह भी मजिस्ट्रेट साहब या जो भी जजेस हैं वो ट्रायल सेशन कोर्ट के वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। यह बात करते हैं कि चार्जशीट मिल गई है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है केस के संबंध में वो अक्यूज को मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं। इसके अलावा डिफेंस काउंसिल के पास अपना राइट होता है कि वो अपने चॉइस के अनुसार किसी भी काउंसिल को जो है अपने केस को डिफेंस करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड सेक्शन, सेक्शन 226 जो बात करता है ओपन केसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। क्या कह रहा है कि व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रोट बिफोर द कोर्ट इन परसुएंस ऑफ ए कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209। यानी कि 209 के प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई होंगे, आपको उसको भी पढ़ना होगा। वो क्या कह रहा है कि जब कोई भी केस जो है मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष लाया जाता है लेकिन वो ट्रायबल होता है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, तो ऐसे में कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे ही उसे ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पर ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगी और यहाँ पर आते के साथ ही कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो प्रोसिक्यूटर है यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट की तरफ से, वो क्या करेगा, चार्ज को डिस्क्राइब करेगा जजेस को कि ये चार्ज जो है एक्यूज के ऊपर लगाए गए हैं। साथ ही वो यह बताएगा कि मेरे पास ये पर्याप्त एविडेंस है जो कि एक्यूज ने जो अपराध किया है उसके अपराध को प्रूफ करने के लिए सक्षम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी सेक्शन आती है सेक्शन 227 जो बात करती है डिस्चार्ज के बारे में। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी नेसेसरी रिकॉर्ड होते हैं एज ए चार्जशीट के फॉर्म में जो हम सबमिट करते हैं जजिस के समक्ष। जब सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चल रहा होता है तो जजिस क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि ये जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आए हैं क्या इसे देखकर यह बन रहा है कि केस जो है आगे बढ़ाया जा सकता है या केस को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे देखने पर यह लग रहा है कि ये तो क्राइम बन ही नहीं रहा है, यहाँ तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो रिकॉर्ड को देखने के बाद और एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन इन दोनों की बात को सुनने के बाद, उनके जो सबमिशन है, क्या सबमिशन दे रहे हैं, उनको सुनने के बाद अगर जजेस को यह लगता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में क्या करेंगे, जजेस उसे डिस्चार्ज कर देंगे उस एक्यूज को। यहाँ पर ये एक्विटल नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जब भी डिस्चार्ज किया जाएगा रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा कि किस कारण से इसे
जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद अगला स्टेप आता है, जैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है और अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो चार्ज फ्रेम करने की बात आती है। तो उसके रिगार्डिंग है हमारा सेक्शन 228। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चल रहा होगा, तब ये स्टेप अपनाए जाएंगे। तो जब चार्ज किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, क्या प्रोसीजर है, तो इसके लिए अगर जजेस को जो भी रिकॉर्ड हैं, जो भी वो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, एक्यूज को सुन रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को सुन रहे हैं, उसके बाद लग रहा है कि यहाँ पर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना चाहिए कि एक्यूज ने ये क्राइम कमिट किया है, इससे पता चल रहा है जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर सबमिट किए जा रहे हैं, तो ऐसे में चार्ज फ्रेम किए जाते हैं एक्यूज पर। लेकिन यहाँ पर हमें जो जजेस है उनको ये भी देखना होता है, क्या ये जो केस है ये यहीं पर ट्रायबल होगा, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायबल होगा, या फिर मजिस्ट्रेट के कोर्ट है उनके समक्ष ट्राई किया जाना चाहिए। तो यही पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अगर वो ट्रायबल नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, तो यहाँ पर जो भी सेशन कोर्ट के जो जजेस होंगे वो चार्ज को फ्रेम कर देंगे एक्यूज के अगेंस्ट और केस को ट्रांसफर कर देंगे सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या फिर किसी भी अदर मजिस्ट्रेट को जो फर्स्ट क्लास के हैं जहां पर केस को ट्राई किया जाना है, एंड डायरेक्ट द एक्यूज टू अपीयर, और उसको यह निर्देश देंगे कि वो यहाँ पर जिसके समक्ष भी ट्रायल चलाया जाना है वहां पर वो क्या करेगा, प्रेजेंट होगा अपने ट्रायल को आगे करवाने के लिए, और इस तरीके के ट्रायल को इस तरीके से ट्राई किया जाएगा जिस तरीके से वारंट केसेस को ट्राई किया जाता है। तो उसके बाद अगर कोर्ट को यह लगता है, जजेस को यह लगता है कि ये हमारे पास ही ट्राई किया जाना चाहिए, इसकी प्रोसीडिंग हमारी कोर्ट में ही होनी चाहिए, तो ऐसे में रिटर्न में चार्ज फ्रेम किया जाएगा, और रिटर्न में चार्ज फ्रेम करने के बाद जो भी चार्जेस लगे हैं वो पढ़ के सुनाए जाएंगे, रीड किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे एक्यूज्ड को, और एक्यूज से यह पूछा जाएगा कि क्या आपने आप पर जो जो ये आरोप लगे हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या आप इस अपने गिल्ट को मानना चाहते हैं कि जो आपने अपराध किया है, या फिर आप क्लेम करेंगे ट्रायल के लिए कि आप आगे प्रोसीडिंग को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये स्टेप होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सेक्शन 229 के अनुसार अगर यहाँ पर एक्यूज एडमिट कर लेता है कि मैंने ये अपराध किया है, तो यहीं पर जजेस क्या करेंगे, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो वहां पर एक्यूज को क्या कर सकते हैं, कन्विक्शन दे सकते हैं, यहाँ पर सजा सुना सकते हैं। उसके बाद अगर वो कन्विक्ट नहीं होता है तो ऐसे में क्या किया जाएगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक डेट फिक्स की जाएगी कि यहाँ पर एविडेंस जो है प्रोड्यूस किए जाए प्रोसिक्यूशन की तरफ से। क्या कह रहा है सेक्शन 213, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राई और नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, द जजेस शैल फिक्स ए डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी कि गवाहों की गवाही के लिए एक डेट फिक्स की जाएगी, and may on application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or any other thing, यानी कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक आवेदन दायर किया जाएगा कि ये मेरे विटनेसेस हैं, इनको समन किया जाए, इनको कोर्ट में बुलाया जाए, जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के अंदर नेसेसरी है जस्टिस पर्पस के लिए, न्याय पर्पस के लिए, उन्हें जो है बुलवाया जाए, कोर्ट के अंदर जो है उन्हें लाया जाए, इसलिए विटनेसेस को जो है समन किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जैसे ही ये डेट फिक्स हो गई, समन कर दिए गए, अब समन करने के बाद गवाह आएंगे और उनकी गवाही होगी, तो उससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन 231 जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या कह रहा है यह सेक्शन, ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स, यानी कि जो डेट फिक्स की गई थी, द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल एविडेंस, यानी कि वो सभी एविडेंस को
प्रोसीड करेंगे, एविडेंस लेंगे, जिनको समन किया गया है, जिन गवाहों को जो प्रेजेंट है कोर्ट में उनकी गवाही की जाएगी, यानी कि यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ जो है किया जाएगा एंड मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो जो विटनेसेस को समन किए गए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट वो लेकर आए हैं, उन सभी की यहाँ पर गवाही की जाएगी, एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जज को यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। जज में इन हिज डिस्क्रिएशन पर permit the cross examination of any witness to be defer until an other witnesses has been examined or recall any witness for the further क्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर एग्जामिनेशन ऑफ चीफ हो गया है किसी भी गवाह का और कोर्ट को यह लग रहा है कि इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हम बाद में करवाएंगे, अभी नेसेसरी नहीं है, या फिर उसको डेफर कर दिया जाता है रिक्वेस्ट पर, तो उसे भी एज ए डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट इस्तेमाल करके जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसे बाद में भी करवाया जा सकता है। जैसे कि हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि हर कोई नेसेसरी डेट पे काउंसिल जो है अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में एग्जामिनेशन इन चीफ जो है कोर्ट करवा लेती है और क्रॉस एग्जामिनेशन जो है मेन काउंसिल के द्वारा बाद में किया जाता है। तो इस तरीके से जो पहले एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन को जो है डेफर किया जा सकता है जब तक कि किसी दूसरे विटनेस को जो बुलाया जाएगा तब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा, या फर्दर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में कर दिया जाएगा। तो यही थी हमारी इम्पोर्टेंट सेक्शन और हमने इसमें अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को भी कवर कर लिया है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।